गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 11 है उसको पढ़ेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी क्लास 12th की हिस्ट्री है और इसका जो चैप्टर है 11 उसका नाम है विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। यानी आज हम 1857 का जो रेबल था उसको पढ़ेंगे, उसको स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो कोजिस थे, रीजन थे, उनके बारे में पढ़ेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, उनके कौन कौन मेन लीडर्स थे, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस में बताया है कि 10 मई 1857 को दोपहर के बाद जो मेरठ छावनी के सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। और जो ये हलचल की जो शुरुआत हुई थी वो भारतीय सैनिकों की जो पैदल सेना थी वहाँ से हुई थी, लेकिन जल्दी ही जो घुड़सवार फौज थी वो भी उनके साथ मिल गई और धीरे धीरे जो विद्रोह था ये पूरे शहर में फैल गया। शहर के आसपास के जो देहात के लोग थे, गांव के जो लोग थे, वो भी सिपाहियों के साथ जुड़ गए। क्यों? क्योंकि जो सिपाहियों का जो संबंध था वो गांवों से था, ज़्यादातर सिपाही गांवों से संबंधित थे। सबसे पहले सिपाहियों ने जो शस्त्रागार था जहाँ पर हथियार गोला बारूद रखे हुए होते थे उसको अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो भी गोरे थे, गोरे यानी जो ब्रिटिशर थे, उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनके घरों को, बंगलों को, जो उनका साजो सामान होता था सबको तहस नहस करने लगे, जलाने लगे, फूकने लगे और धीरे धीरे जो भी उनको लगता था कि ये ब्रिटिशर से संबंधित है उसको वो नुकसान पहुंचाने लगी। जो रिकॉर्ड दफ्तर होते थे, ठीक है, जेल होती थी, जेलों पर हमले कर कर जो कैदी होते थे भारतीय उनको आज़ाद करवाने लगे। अदालत में तोड़फोड़ करने लगे, डाक खानों को तोड़ने लगे, लूटने लगे, सरकारी खजाने को लूटने लगे। जैसी और भी बहुत सारी सरकारी जो इमारतें होती थी उन सभी को लूटकर तबाह किया जाने लगा। शहर को जोड़ने वाली जो टेलीग्राफ थी लाइन जो दिल्ली से जोड़ती थी उसको काट दी, क्योंकि वो चाहते थे कि जो अंग्रेज अफसर हैं, जो अंग्रेजी सेना है, वो एक दूसरे से कांटेक्ट ना कर पाए, तो इसीलिए उन्होंने दिल्ली से जोड़ने वाली जो टेलीग्राफ लाइन थी उसको काट दिया। जैसे ही अंधेरा हुआ सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा और यह जत्था 11 मई को सुबह लाल किले के गेट पर पहुंच गया। रमज़ान का महीना था तो इसलिए जो मुग़ल सम्राट थे बहादुर शाह जफ़र, उन्होंने नमाज पढ़कर सहरी ही खाकर उठे थे। सहरी क्या होती है कि जब रोज़े के दिन होते हैं तो उस टाइम जो मुस्लिम लोग होते हैं वो या तो सूरज उगने से पहले खाते हैं या सूरज छिपने के बाद में। तो सूरज छिपने से पहले वो खाना खाकर उठे ही थे तो उसे गेट के बाहर शोर सुनाई दिया और उन्होंने जो सिपाही खड़े थे गेट पर उन्होंने आकर जो सम्राट था बहादुर शाह जफ़र उसको सूचना दी कि मेरठ से कुछ सैनिक आए हैं जो अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर थे, उनको मारकर यहाँ पर आए हैं। उन्होंने कहा कि वो इसलिए मार कर आए हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि अंग्रेज हमें गाय और सूअर की चर्बी के लिपटे कारतूस है उनको यूज करने के लिए कह रहे हैं और जिनको यूज करने से पहले दांतों से खींचना उनके लिए मजबूर कर रहे थे, खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो कारतूस होते थे उनके ऊपर कवर चढ़ा हुआ था और एक अफवाह फैल गई थी कि जो एक कवर है गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। तो इस तरह से वो चाह रहे थे कि जो यूरोपियन लोग जो लोग हैं वो उनका धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हैं और इसीलिए उनको दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था। शहर के जो आम लोग थे वो उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे जो यूरोपियन लोग थे, ब्रिटिशर थे दिल्ली में, उनको भी मार दिया गया। दिल्ली के जो अमीर लोग थे उन पर भी हमला किया गया जो अंग्रेज़ों से जुड़े हुए थे, ठीक है। लूटपाट हुई, उनके घरों को लूटा गया, जो रिकॉर्ड थे उनको जला दिया गया। हाँ, इस तरह से दिल्ली अंग्रेज़ों के नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी।
कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना ही सीधा किले में घुस गए। शिष्टाचार क्या होता है कि पहले जब हम किसी सम्राट के दरबार में दाखिल होना पड़ता था तो उससे पहले कुछ शिष्टाचार यानी कुछ नियम होते थे। आज्ञा लेनी पड़ती थी, वो अपने जूते उतारने पड़ते थे। जब सम्राट के सामने जाते थे तो दंडवत प्रणाम करना होता था। तो बहुत सारे ऐसे कुछ रूल्स थे जिनको फॉलो करना पड़ता था, लेकिन उन सिपाहियों ने ऐसा नहीं किया। उनकी मांग थी कि बहादुर शाह जफर उन्हें अपना आशीर्वाद दे, यानी अपने आप को नेता घोषित कर दें। और सिपाहियों से घिरे हुए बहादुर शाह जफर के पास उसके मारने के लिए कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि अगर वो नहीं भी मानता तो वो उसको मार देते। तो और अंग्रेजों ने उनको बोल ही रखा था कि आपको लाल किला खाली करना पड़ेगा, कि बहादुर शाह की डेथ के बाद लाल किला खाली करना पड़ेगा, यानी लाल किले को भी अंग्रेज अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार थे। तो इस तरह से जहाँ बहादुर शाह जफर ने मतलब विद्रोहियों का साथ देना स्वीकार कर लिया। इस तरह से विद्रोह को वैधता हासिल हो गई। वैधता यानी कि जब राजा का हाथ हो जाता है तो विद्रोह वैध हो जाता है, यानी ये लगता है कि ये जो लड़ाई है वो राजा के नाम पर हो रही है, विदाउट लीडर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जो ये विद्रोह था अब मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जाने लगा। अब है कि 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही। 11 मई को वो पहुंचे थे दिल्ली, 12 और 13 मई को कुछ शांति रही क्योंकि वो प्लान बना रहे थे। लेकिन जैसी खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह जफर ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है, तो उसके हालत तेजी से बदलने लगे। ठीक है, तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटी की जो छावनियाँ थी और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियाँ थी, उन्होंने भी विद्रोह के स्वर तेज कर दिए, यानी उन्होंने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब है कि विद्रोह का डर्रा यानी विद्रोह का पैटर्न क्या था, विद्रोह का स्वरूप क्या था, कैसे विद्रोह आगे बढ़ा। तो कह रहे कि यदि हम विद्रोह की तारीख के हिसाब से देखें, सिलसिलेवार रखा जाए, तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती, वैसे वैसे सिपाही उठाए अपने हथियार उठाते गए, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने शुरू करते गए। हर छावनी के विद्रोह का घटनाक्रम कमोबेश एक जैसा ही था, यानी कि हर छावनी का जो विद्रोह था वो लगभग लगभग एक जैसा था। अगर हम उसके पैटर्न के देखते हैं तो जो सबसे पहला है कि सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ। हमें देखें स्वरूपों की, सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि विद्रोह शुरू कैसे हुआ। तो सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। क्योंकि संकेत क्या था कि जैसे कहीं पर अगर मान लो विद्रोह शुरू किया तो उन्होंने गोला दाग कर विद्रोह को शुरू किया, ताकि जनता को पता लग जाए कि गोला दागा गया है और विद्रोह शुरू हो गया है। कहीं पर बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया, कहीं बिगुल बजाया। जैसे पहले आप अगर टीवी पे युद्ध देखते हो महाभारत का, रामायण का, तो जब स्टार्ट होता था या बंद होता था तो शंख बजाया जाता था, जिससे कि ये लोगों को पता चलता था कि हाँ अब युद्ध स्टार्ट हो गया है और अब युद्ध भी बंद हो गया। तो इसी तरीके से इन्होंने भी जब भी विद्रोह करते थे तो या तो बिगुल बजाते थे या गोला दागते थे, जिससे कि आम जनता को भी पता चल जाए कि जो विद्रोह है यहाँ से शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो वो क्या करते थे, शस्त्रागार होते थे जहाँ पर गोला बारूद रखा होते थे, हथियार होते थे, उसको अपने कब्जे में लेते थे। सरकारी खजाने को लूटते थे। और उसके बाद जो जेल होती थी, टेलीग्राफ के दफ्तर होते थे, रिकॉर्ड रूम होते थे, बंगले होते थे ब्रिटिशर के, जो तमाम जो सरकारी इमारतें होती थी उनको हमला करते थे और सारे रिकॉर्ड को जला देते थे। ठीक है, गोरों से संबंधित हर चीज़ या हर शख्स को निशाना बनाते थे, यानी कि जो गोरों यानी ब्रिटिशर से संबंधित जो भी चीज़ होती थी या कोई आदमी या पर्सन जो भी ब्रिटिशर से संबंधित होता था तो उनको निशाना बनाते थे, उनको मार देते थे। ठीक है, हिंदू मुसलमानों तमाम लोगों में एक एकता थी और उनका जो एकजुटता ये थी कि उनका सबका एक ही मोटिव था कि फिरंगियों का सफाया करना, यानी ब्रिटिशर का खात्मा करना। और उसके लिए वो हिंदी, उर्दू, फारसी में अपनी अपील कर रहे थे। हिंदू थे वो हिंदी में कर रहे थे, जो मुस्लिम थे वो उर्दू और फारसी में कर रहे थे। विद्रोह में आम लोग भी शामिल होते जा रहे थे और जो हमलों का दायरा था वो फैलता जा रहा था। पहले मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे
बड़े बड़े शहरों में विद्रोह हो रहे थे। और इस तरह से जो जनता थी, वो आम जनता जो परेशान थी, अंग्रेजों से तो परेशान थी, लेकिन जो आम जनता थी वो साहूकार और जमींदारों से परेशान थी, तो उनको वो निशाना बनाने लगे। ठीक है, क्योंकि वो मानते थे कि उनकी जो वही उनका उत्पीड़क है, वही उनको दुख देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों के पिट्ठू है, अंग्रेजों की बातें मानते हैं। अमीरों के घर बार जलाकर तबाह करने लगे, और सिपाही भी छोटे छोटे विद्रोह करने लगे। और इस तरह से विद्रोह थे चारों तरफ फैल गया। सिपाही अपना विद्रोह कर रहे थे, आम जनता अपना विद्रोह कर रही थी। ठीक है, शासन की जो सत्ता और सोपान की खुले आम क्या और थी, अवहेलना हो रही थी। कोई रूल नहीं था, कोई कानून नहीं था, सब अपनी मर्जी से विद्रोह कर रहे थे। जिसको जहाँ मौका मिल रहा था वो वहाँ पर विद्रोह कर रहा था। मई जून के महीनों में अंग्रेजियों के पास कोई भी कार्रवाई का जवाब नहीं था। शुरुआत में तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि विद्रोह को कैसे दबाया जाए, क्योंकि वो खुद अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। उनको पता ही नहीं चलता था कि कहाँ से विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, वो अपने घर बार बचाने, अपने बच्चों को बचाने में ही लगे हुए थे। और इसी तरह से ब्रिटिशर ऑफिसर था, ब्रिटिश अफसर था, उसने लिखा था कि जो ब्रिटिश शासन है वो ताश के किले की तरह बिखर गया। यानी एकदम से अचानक से कब ये हमला हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता था, और हर जगह अफरा तफरी मच गई थी। अब इसमें ये है कि जो विद्रोह के महीनों में शहरों में क्या हुआ, तो जो आज भी हम देखते हैं कि जब भी कोई विद्रोह होता है या कोई भी ऐसी घटना होती है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि सामान के दाम बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह की शिकायतें उस टाइम भी हुई थी। सब्जियों के दाम बढ़ गए थे, सब्जियां सप्लाई नहीं हो रही थी, क्योंकि सब्जी बेचने वाले तो विद्रोह में शामिल हो गए थे, और जो विद्रोह में शामिल नहीं थे वो डर के मारे अपने घर बैठे थे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था कि कब विद्रोही आए उनके सामान को बिखेर दे। तो इस तरह से सामान का जो प्राइस थे वो एकदम से इंक्रीज हो रहे थे। जब सामान नहीं रहेगा, डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अब दूसरा है कि संचार के माध्यम, कि संचार का माध्यम क्या था, कैसे एक दूसरे को इसकी खबर मिलती थी। तो अगर हम अलग अलग विद्रोह के डर्रे में समानता की वजह ढूंढे, तो आंशिक रूप से जो उसकी योजना और समन्वय में निहित थी। इसका मतलब ये है कि कुछ तो था उन के बीच, या उन सब सिपाहियों के बीच कोई तो संचार का एक साधन था, बातचीत का या सूचना प्रदान करने का कोई तो एक ऐसा साधन था, जिससे कि वो एक दूसरे तक अपनी खबर पहुंचाते थे। और उनके बीच में जो संचार था वो अच्छा था। क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है कि जब 7वीं अवध इरेगुलर कैवलरी थी। कैवेलरी क्या होता है? ये एक जो रेजिमेंट होते थे उनके नाम होते थे, हर आज भी होते हैं। ठीक है, तो जो अवध की जो इरेगुलर कैवेलरी थी, उसने मई में कारतूस को यूज करने से मना कर दिया था। और उन्होंने जो 48 नेटिव इन्फेंट्री थी उसको लिखा था कि हमने अपनी धर्म की रक्षा के लिए फैसला लिया है, और हम देखते हैं, उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 48वीं नेटिव इन्फेंट्री क्या हुक्म देती है। यानी कि उन्होंने सूचना उनको तक लिखित में पहुंचाई थी कि हम इन कारतूसों का यूज नहीं कर रहे हैं अपने धर्म को बचाने के लिए, और हम वेट कर रहे हैं कि अब आप क्या करते हो, हमने आपको इसकी सूचना दे दी है। सिपाही या उनके संदेश वाहक एक दूसरी जगह जाते थे, घोड़ों पे बैठ के जाते थे, पैदल भी जाते थे। जो लिखित में या मौखिक रूप से जो सूचनाएं होती हुई थी वो एक दूसरे तक पहुंच जाते थे। जो बगावत थी लोगों में, वो भी इस तरह के मंसूबे घड़ रही थी, बातचीत कर रही थी उनके बारे में। तो इस तरह से गांव दर गांव, शहर टू शहर ये जो बात थी वो पहुंच रही थी। अब इसमें एक और भी बात है, जो सिस्टन है और फ्रांसवा सिस्टन था, उसने अनुभव किया था कि जो मैजिस्ट्रेट था सहारनपुर में, उसके पास मिलने गया। तो सिस्टन है वो हिंदुस्तानी कपड़े पहना था और आलती पालती मार के बैठा था। इसी बीच बिजनौर का एक मुस्लिम तहसीलदार कमरे में दाखिल हुआ। जब उसे पता चला कि सिस्टन अवध में तैनात था, तो उसने पूछा क्या खबर है अवध की, काम कैसा चल रहा है। सिस्टन ने कहा कि अगर हमें अवध में काम मिलता है तो जनाबे आली को भी पता चल जाएगा।
तो इस पर तहसीलदार ने कहा कि भरोसा रखो, इस बार हम कामयाब होंगे, मामला काबिल हाथों में। बाद में पता चलता है कि जो तहसीलदार बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था, यानी कि वो अपना भेष बदल कर भी एक दूसरे स्थान पर जाते थे और अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। विद्रोह की जो बनावट और जिनके जो साक्ष्य के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोह में एक योजना और समन्वय था, जिसको देखकर हम सवाल खड़े होते हैं कि योजनाएं बनाता कौन था, कैसे बनाई जाती थी। तो अगर हम मौजूदा दस्तावेज को देखते हैं तो सीधे सीधे जवाब देना कठिन है, क्योंकि हमारे पास लिखित में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है हमें। फिर भी कुछ एक घटना ऐसा सुराग देती है जिससे हमें पता चलता है कि विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे। वो सुनियोजित कैसे थे, क्योंकि विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के जो कैप्टन थे हियरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पे था। जहाँ कैप्टन हियरसे तैनात था, वहीं 41 जो नेटिव इन्फेंट्री में तैनात थी। ठीक है, इन्फेंट्री की दलील थी क्योंकि वे उन्होंने अपने जितने भी अफसर थे गोरे ब्रिटिशर, उन सबको उन्होंने मार दिया था। तो वे कह रहे थे कि अब आपको हियरसे को भी मारना है। ठीक है, अब यह तय किया गया कि मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के जो देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई गई कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जो अवध वाले थे वो उनको अपना फर्ज समझ रहे थे, वो उसको नहीं मारना चाह रहे थे। ठीक है। तो इसी तरीके से जो पंचायत बुलाई गई तो और इस विद्रोह की जो शुरुआती जो इतिहासकारों में से एक था चार्ल्स बोल ने लिखा कि ये पंचायत रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुड़ती थी। इसका मतलब है कि जो लोग सामूहिक जो सैनिक थे वो सामूहिक रूप से इकट्ठे होते थे और वहीं पर फैसले लिए जाते थे, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक ही जाति के होते थे। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वे इकट्ठे बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे। यानी कि जो अंग्रेज थे उनमें एक रेजिमेंट में ज़्यादातर एक ही धर्म के लोग रहते थे, तो वो इकट्ठा होते थे और फैसला करते थे कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें पता चलता है कि वो योजना भी वही बनाते थे और वहीं से वो योजना उनकी अप्लाई की जाती थी जब वो विद्रोह करते थे, और ये विद्रोह के कर्ता धर्ता भी खुद ही होते थे। ठीक है, अब है कि नेता और अनुयायी, कि जो नेता और अनुयायी कौन थे, कौन उनके नेता थे, कौन उनके अनुयायी थे। अगर हम अंग्रेजों के लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन की बात करते हैं तो वो जरूरी थी, क्योंकि विदाउट संगठन के, बिना विदाउट नेतृत्व के हम किसी भी मोर्चे को नहीं लड़ सकते। तो इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने भी कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेता की भूमिका निभाते थे। या तो कहीं के राजा थे, या जमींदार थे, या साहूकार थे, या कोई सूबेदार थे। तो इस तरह से वो उन लोगों के पास जाते थे जो पहले अंग्रेजों के आने से पहले नेता थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम मेरठ के सिपाहियों को देखते हैं तो सबसे पहले जब उन्होंने विद्रोह शुरू किया तो वो फौरन दिल्ली आ गए, क्योंकि उनको लगता था कि जो मुगल बादशाह बूढ़ा हो चुका है और वो विद्रोह स्वीकार कर लेगा और हमें एक नेता मिल जाएगा। तो इस तरह से जो बहादुर शाह जफर थे उसने नेतृत्व स्वीकार भी कर लिया था। ठीक है, बहादुर शाह इस खबर पर भयभीत और बेचैन भी दिखाई दिए थे। उनको लगता था, वो दुखी था, परेशान था, लेकिन इसके बावजूद वो उस जिम्मेदारी को संभाल लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। अगर वो उसको नहीं, सिपाही थे वो शिष्टाचार की अवहेलना कर रहे थे, जबरदस्ती लाल किले में घुस गए थे, दरबार में जा घुसे थे, तो बहादुर शाह के पास कोई चारा नहीं था। मजबूर होकर उसने इस बात को स्वीकार कर लिया था। अन्य स्थानों की अगर हम बात करते हैं, चाहे छोटे पैमाने पर ही सही हो, दृश्य इसी तरह से हुए थे। कानपुर के सिपाही और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो उत्तराधिकारी थी नाना साहिब, उसके सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा भी कोई विकल्प नहीं था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने नाना साहिब को उसका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। झांसी की जो रानी थी को भी आम जनता ने इसलिए दबाव डाला बगावत का नेतृत्व संभालने के लिए। क्यों? क्योंकि झांसी की रानी को भी उसके गोद ले हुए पुत्र को मारने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया था, और झांसी को लैप्स के सिद्धांत के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य में मिला लिया था। इसी तरह की अगर हम बात करते हैं, बिहार में आरा था, वहाँ से जमींदार कुंवर सिंह थे, उन्होंने बागडोर संभाली थी बगावत की। और अवध की अगर हम बात करते हैं तो नवाब वाजिद अली शाह थे,
वो वहाँ के वो लोकप्रिय नेता थे, जिसको अंग्रेज़ों ने ये कहते हुए हटा दिया था कि ये अच्छे से राज नहीं कर रहा है, और उसको वहाँ से कलकत्ता भेज दिया था। तो जिससे जनता परेशान थी और वाजिद अली शाह तो पहले से ही परेशान थे, तो इस तरह से जनता ने उसको नेता बनाया। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं, तो लखनऊ का जो नवाब था, उसका जो छोटा बेटा था बिरजिस कद्र को भी नेता बनाया गया। ठीक है, तो ये जितने भी हुए तो ज़्यादातर वो उन, या तो वो ऐसे राजा थे जिनका राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया था, या ऐसे राजा थे जिनको वो उत्तराधिकारी नहीं मान रहे थे। तो किसी न किसी रूप में वो जनता के पहले से ही नेता थे, और इसीलिए जनता ने उसको अब विद्रोह का बागडोर उनके हाथों में सौंपी। सभी जगह पर अगर नेता थे, दरबारियों से जुड़े हुए थे, जो व्यक्ति राजा रानी नवाब तालुकदार नहीं थे, ठीक है, अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों महिलाओं के जरिए, कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए फैल रहा था। हर जगह राजा तो जाके अनाउंसमेंट नहीं कर रहा था, तो आम लोग थे वो फैला रहे थे, या महिलाएं के द्वारा फैल रहा था। अगर हम मेरठ की इस तरह की बात करते हैं, तो वहाँ पे खबर आ रही थी कि हाथी पर सवार होकर एक फकीर को देखा जाता था, जिसे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। क्यों? क्योंकि अवध, लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे जो धार्मिक नेता थे और शंभू पैगंबर थे, प्रचारक थे, वो ब्रिटिश राज को नेस्तनाबूद करने की अलग जगा रहे थे। जैसे बहुत सारे जो साधु संत थे, उनको भी लगता था कि जो ब्रिटिशर हैं ये हमारे देश में विदेशी हैं, फिरंगी हैं, तो उनको हटाना चाहिए। तो इस तरह से हर जो लोग थे समाज के, सभी इस विद्रोह से जुड़ते जा रहे थे। अगर हम दूसरे स्थानों की बात करते हैं, तो जैसे किसान हैं, जमींदार हैं, आदिवासियों को भी विद्रोह में उकसाते हुए स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। किसान परेशान थे, उन पर रेवेन्यू बढ़ाया जा रहा था। जमींदार परेशान थे, उनकी जमींदारी नीलामी की जा रही थी। आदिवासी परेशान थे, उनको जंगलों से या तो खदेड़ा जा रहा था, या उनको वहाँ से निकाला जा रहा था। इसी तरह का एक शाहमल है, जो उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के गांव को संगठित किया उन्होंने। जो उत्तर प्रदेश में जो बड़ौत परगना है, वहाँ के जो गांव थे उनको संगठित किया, और उन्होंने विद्रोह में उनको शामिल किया। छोटा नागपुर में ऐसी ही एक सिंह भूम है, जहाँ पर आदिवासी जो काश्तकार थे, तो उसने ने अपने इलाके में कोल आदिवासी थे, उनका नेतृत्व किया। दूसरा, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं इनके बारे, दो करेक्टर हैं, इनके बारे में पढ़ा देती हूँ मैं। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो उसमें दो विद्रोही थे, एक था शाहमल और दूसरा था हमारा मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो जो शाहमल था, तो शाहमल उत्तर प्रदेश के बैडौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे, और एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे, जाट समुदाय से संबंध रखते थे, जो 84 देश में फैला हुआ था, यानी 84 गांवों में फैला हुआ था। इस इलाके की जो ज़मीन थी काफ़ी उपजाऊ थी, और यहाँ पर सुविधाएं बहुत ज़्यादा थी। सुविधाएं यानी पानी की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था अच्छी थी। यहाँ की जो मिट्टी थी काली थी और नमी वाली थी, और यहाँ के ज़्यादातर जो ग्रामीण लोग थे, जो गांव के लोग थे, वो संपन्न थे, और लोग ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को दमनकारी मानते थे। जो अंग्रेजों ने भू राजस्व की जो व्यवस्था की थी, जिसमें हमारा स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी है, महलवाड़ी है, तो उस व्यवस्था से वो मतलब खुश नहीं थे, और उनको दमनकारी मानते थे। क्यों? क्योंकि लगान की जो दर थी वो ज़्यादा थी, और वसूल करने के तरीके सख्त थे। नतीजा यह था कि किसानों की जो ज़मीन बाहरी लोगों के हाथों में जा रही थी, इलाके में आने वाले व्यापारी और महाजन ज़मीन पर कब्जा करते जा रहे थे। तो शाहमल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया, उनको इकट्ठा किया। इसके लिए उन्होंने रात के साय में गांव-गांव जाकर लोगों से बात की, लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार किया। दिन में तो सैनिक होते थे, इसलिए वो रात में गांव-गांव जाता था, लोगों को संगठित करता था अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। बहुत सारे दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन एक व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गया। क्यों? क्योंकि अब विद्रोह उत्पीड़न और अन्याय के तमाम चिन्हों के खिलाफ होने लगा। अब फिरंगी राज के खिलाफ तो पहले से था, लेकिन अब जो लोग थे वो उत्पीड़न यानी दुख और अन्याय के खिलाफ भी लड़ने लगे।
किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े, महाजन और व्यापारियों को लूटने लगे, क्योंकि वो तो उनसे परेशान थे। जो महाजन, जो व्यापारी थे, उन्होंने उनसे लोन दे रखा था, वो लोन उतर नहीं रहा था, तो उनकी जमीन हड़प रखी थी। ठीक है, तो किसान उनके खिलाफ लड़ने लगे, उनके घर लूटने लगे। जो बेदखल भूस्वामी थे, उन्होंने अपनी छीनी गई भूमि को दोबारा से कब्जे में ले लिया। शाहमल ने आदमियों ने क्या किया, सरकारी जो इमारतें थी उन पर हमला किया, नदी के पुल तोड़ दिए ताकि सेना आगे ना जा सके, पक्की सड़कों को खोद दिया। ठीक है, और इसकी एक ही वजह थी कि सरकारी फौजों का रास्ता रोकना, कि सरकारी जो फौज, अंग्रेजों की जो फौज आ रही थी उसका रास्ता रोकना। दूसरी वजह यह थी कि पुल और सड़कों को ब्रिटिश शासन का प्रतीक मानते थे, कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई चीजें हैं, इसको तोड़ दो। उनको अच्छा नहीं मानते, उनका प्रतीक मानते थे वो। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाई और ब्रिटिश हेडक्वार्टर व मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार बंद कर दिया। उन्होंने विद्रोह करने वाले जो सिपाही थे उनको खाने पीने का सामान पहुंचाते दिल्ली में, लेकिन बीच की जो तमाम संचार था, जैसे टेलीग्राफ लाइन थी, टेलीफोन लाइन थी, उन सबको वो काटने लगे, ताकि जो अंग्रेज हैं वो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट ना कर पाए। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला और उसे न्याय भवन का नाम दिया, यानी वो कब्जा करने लगे हम अंग्रेजों की बिल्डिंग्स पे। इसी तरह से शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर की घर को हथिया लिया और उसका न्याय भवन का नाम दिया। वहीं से झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगा। उन्होंने गुप्तचर भी हैरतंगेज नेटवर्क का स्थापित कर लिया। इतने अच्छे तरह के उसके गुप्तचर का नेटवर्क था कि किसी को पता भी नहीं चलता था कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है। कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि फिरंगी राज शायद खत्म ही हो चुका होगा और उनका जो राज आ गया है। क्यों? क्योंकि एक तरह से लोगों में इतना जोश आ गया था उस टाइम, एकदम से लग रहा था कि शायद अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे, भारतीयों की जीत तो होना निश्चित हो गई है। लेकिन जुलाई 1857 में शाहमल को युद्ध में मार दिया गया। ठीक है, दूसरा हमारा है मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, जो मौलवी अहमदुल्ला है शाह है, उस वो 1857 के विद्रोह में उन्होंने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि उनमें वो भी उन बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद में वो शिक्षित शाह थे, जो काफ़ी उम्र के में ही उपदेशक बन गए थे। उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वो हैदराबाद से ली और वहाँ से वो छोटी सी उम्र में ही उपदेशक बन गए थे। और 1856 में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जिहाद का प्रचार करना शुरू कर दिया। लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करने के लिए वो भी गांव गांव जाते देखा उनको भी। वो एक पालकी में बैठ कर जाते थे, पालकी के आगे ढोल बजते थे, उनके जो समर्थक थे वो उसके पीछे पीछे पैदल चलते थे, इसलिए उन्हें लोग बाग डंका शाह कहने लगे थे। क्वेश्चन कई बार आता है कि बाग डंका शाह किसे कहा जाता था, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को कहा जाता था। अगला है कि जो ब्रिटिश अफसर थे वो इस बात से परेशान थे कि मौलवी के साथ हजारों लोग जुट रहे हैं। बहुत सारे मुसलमानों से पैगंबर मानने लगे थे और उनको ये समझते थे कि जो इस्लाम के जो आदर्श हैं वो सारे इसमें पाए जाते हैं। 1856 में वे लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर के बाहर ही रोक दिया कि वो यहीं पर उपदेश दे, शहर के अंदर उनकी एंट्री नहीं होगी। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया, लेकिन रिहा होने के बाद उन्होंने जो 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोही ने उनका अपना नेता चुन लिया। ठीक है, इसके बाद जो चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस की जो अगुवाई वाली टुकड़ी थी उनको मुंह की खानी पड़ी, यानी हेनरी लॉरेंस की जो टुकड़ी थी सिपाहियों की, उनकी हार हुई थी। अब मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना लगा और बहुत सारे लोग मानते थे कि उसमें ऐसी कोई जादुई शक्तियां हैं, ऐसी कोई दैवी शक्तियां हैं जिससे कि कोई उनको हरा नहीं सकता और अंग्रेज उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। काफ़ी हद तक इसी विश्वास के कारण बहुत सारे लोग पर वो अपना इतना अधिकार प्राप्त था। ठीक है, अगला जो हमारा है कि अफवाहें और भविष्यवाणियाँ। ठीक है, जो स्वरूप था वो अफवाहें और भविष्यवाणियों के लिए भी जिम्मेदार था। क्यों? क्योंकि इस तरह की बहुत सारी अफवाह और भविष्यवाणियाँ आ रही थी जिसने लोगों को उस विद्रोह में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसा हमने देखा है कि मेरठ से आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को बताया उन कारतूसों के बारे में जिन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा था।
उनका कहना था कि वे अगर इन कारतूसों को अपने मुंह से काटेंगे, मुंह से लगाएंगे, तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका सीधा सीधा इशारा सिपाहियों का एनफील्ड राइफल की तरफ से, जिनमें उन कारतूसों का यूज होता था, और जो ये उनमें कारतूस उनको दिए गए थे, उनको अभी तक नहीं पता चला कि वो बात सच थी या झूठ थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज उनको बार बार समझा रहे थे कि ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो अफवाह थी वो पूरे भारत में, उत्तर भारत में जंगल की आग की तरह फैल गई। ठीक है, तो एक तरह से अफवाहों पर लोग विश्वास कर रहे थे। अब है कि यह अफवाह है, इसका स्रोत कहाँ से ढूंढा गया? तो जो राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट थे कैप्टन राइट, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दमदम स्थित जो शस्त्रागार था उसमें काम करने वाले नीची जाति के एक खलासी ने जनवरी 1857 में के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से कहा कि वो उसको पानी पिला दे। ब्राह्मण सिपाही था, उसने ये कहकर मना कर दिया कि तू नीची जाति का है, अगर मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा तो मेरा धर्म अपवित्र हो जाएगा या मैं अपवित्र हो जाऊंगा। तो रिपोर्ट के मुताबिक आती है कि जब उसने ऐसा कहा था कि तुझे पानी पिलाने से मैं अपवित्र हो जाऊंगा, तो उस खलासी ने जवाब दिया था कि तुम तो जल्दी ही अपवित्र होने वाले हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो जाति है वो भ्रष्ट होने वाली है, और अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी से लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। यानी ये अफवाह थी, और ये इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। इस रिपोर्ट में ये कहना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं था कि जब एक बार यह अफवाह फैलना शुरू हुई तो अंग्रेज अफसरों ने बहुत सारे कोशिश किए, और तमाम आश्वासनों के बावजूद भी इसे ख़त्म नहीं किया जा सका, और सिपाहियों में से एक गहरा गुस्सा था वो पैदा हो गया, और अंग्रेज उसको ख़त्म करने में नाकामयाब रहे। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में एक ही अफवाह नहीं थी, बहुत सारी अफवाहें थी जिन्होंने जोर पकड़ रहा था अंग्रेजी सरकार को, ये कहने में कि अंग्रेजी सरकार ने ठान रखी है कि वो हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म दोनों को नष्ट करके रहेंगे। वो इस तरह की साजिश रच रहे हैं। अफवाह फैलाने वालों का ये भी कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में जो आटा है उसमें गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया। शहरों और छावनियों में सिपाहियों और आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया। चारों तरफ इस आशय का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं, और यह बेचैनी बहुत तेजी से फैली, और ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत भरसक प्रयास किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि इन्हीं बेचैनियों ने ही लोगों को अगला कदम उठाने के लिए झिझोड़ा था। इसी तरह की एक और भी भविष्यवाणी को बल मिला था, जिसमें ये कहा गया था कि प्लासी की लड़ाई 23 जून 1857 को हुई थी, और 100 साल बाद अंग्रेजी राज का खात्मा हो जाएगा। और इसी तरह से 23 जून 1857 को पूरे 100 साल हो रहे थे, तो लोग चाह रहे थे कि 100 साल में अंग्रेजों को हम अपने देश से बाहर निकाल देंगे। कह रहे कि बात अफवाहों तक ही सीमित नहीं थी। उत्तर भारत में ऐसे बहुत सारी रिपोर्टें आ रही थी जिसमें ये पता चल रहा था कि रात में एक आदमी गांव गांव जाता है, और हर गांव के एक चौकीदार को एक चपाती देता है, और उसको निर्देश देता है कि वो इसी तरह की 5 चपातियां और बनाकर अगले गांव में पहुंचाए और निर्देश दे वहाँ पर। तो ये सिलसिला यूं ही चलता गया। चपातियां बंटने का मतलब और मकसद न तो उस समय स्पष्ट था, न ही आज है। लेकिन इसमें कोई इस तरह का कोई शक नहीं है कि इसे किसी आने वाली उथल पुथल का संकेत मान रहे थे। तो ये तो ज़रूर पता था कि ये किसी न किसी तरह की उथल पुथल है। क्यों? क्योंकि चपातियाँ जो बंटवाने का जो रीजन था उसको किसी को पता नहीं था, लेकिन ये पता था कि इसका जो आशय है वो इतना अच्छा नहीं है। अगला जो हमारा है कि लोग अफवाहों पे विश्वास क्यों कर रहे थे। हमें ये भी पता चल गया कि कैसे हो रहा था। संचार का भी पता चल गया कि कैसे वो संगठित हो रहे थे, और इसका रीज़न भी पता चल गया कि जो भविष्यवाणियाँ हो रही थी, अफ़वाहें हो रही थी। तो लेकिन कह रहे हैं कि लोग इनकी बातों पे विश्वास क्यों कर रहे थे? हम ये कह रहे हैं कि बातें अफ़वाहें थी, लेकिन लोग उन पर विश्वास क्यों कर रहे थे?
तो लोग विश्वास क्यों कर रहे थे, इसके पीछे रीज़न है कि इतिहास में अफ़वाहों और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ़ इस आधार पर नहीं समझा जाता कि वाक़ई में वो सच थी या नहीं। हमें यह देखना चाहिए कि जो उन पर यकीन कर रहे थे, उनकी मानसिकता के बारे में, कि इनसे हमें क्या पता चलता है। ये अफ़वाहें और भविष्यवाणी उनके भय और उनकी शंकाओं, उनके विश्वास थे, उनकी प्रतिबद्धताएँ थीं, उनके बारे में क्या बताती हैं। तो अफ़वाहें तभी फैलती हैं जब लोगों के ज़हन में जो दबा हुआ डर है या संदेह की अनगुन सुनाई देती है। जब लोगों के अंदर जो डर था, दबा हुआ था। तो अगर हम 1857 की इन अफ़वाहों को देखें, तो 1820 के बाद अंग्रेज़ों ने जो भी नीतियाँ बनाई, ठीक है? उनमें हम आसानी से समझ सकते हैं कि उनमें जो भी था वो अंग्रेज़ों के फ़ायदे के लिए था और वो कुछ भी कर सकते थे। जैसा हम ना देखें कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में उसी समय से ब्रिटिश सरकार थी। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का यहाँ पर लागू किया, पश्चिमी शिक्षा को लागू किया, पश्चिमी विचारों का प्रचार किया, पश्चिमी संस्थान खोले यहाँ पर, जिससे में वो कहते थे कि हम भारतीयों को सुधारने का काम कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी नीतियाँ लागू कर रहे थे। भारतीय समाज के कुछ तबकों को वो सहायता दे रहे थे और उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल, कॉलेज थे, विश्वविद्यालय थे, जो उन्होंने बनाए थे, उनमें उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे और वहाँ पर उन स्कूलों, कॉलेजों में वो पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं के बारे में पढ़ाया जा रहा था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को बंद करने और हिंदू विवाह को वैधता देने के लिए भी कानून बनाए। तो इस तरह से लोगों में ये डर फैल गया था कि ये जो अंग्रेज हैं वो हमें हमारे रूप को चेंज करना चाह रहे हैं और हमें पश्चिम में ढालना चाह रहे हैं। हमें अंग्रेजी सिखा रहे हैं, हमें ईसाई बनाना चाहते हैं, हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से लोग उनके बारे में सोच रहे थे। जो शासक की दुर्बलता और दैत्यता का जो उन्होंने अवैध एक तरीका अपनाया था, तो उनके बहाने से उन्होंने बहुत सारे जो हमारे राज्य थे भारत के, उनको अपने अधीन कर लिया था। जैसे झांसी को, सतारा को, बहुत सारी ऐसी रियासत थी जिनको उन्होंने लेप्स के सिद्धांत के अकॉर्डिंग अपने कंट्रोल में कर लिया था। किसी पर उन्होंने कुशासन का आरोप लगा दिया था कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उनकी जो शासन व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। कानून के विवाद के जो निपटारे हैं, उन्होंने वहाँ पे एक नई अंग्रेज पद्धति लागू कर दी थी। भू राजस्व वसूली की व्यवस्था को भी उन्होंने अलग कर दिया था। ठीक है? तो इस तरह से उत्तर भारत के लोगों में इन सब कार्रवाइयों का गहरा असर था और लोगों को लगने लगा था कि अब तक जिन चीज़ों की वो कदर करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे वो राजे रजवाड़े हो, चाहे सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हो या भूमि स्वामित्व हो, लगान अदायगी की जो प्रणाली हो, वो सबको ख़त्म कर रहे हैं एक-एक करके और एक ऐसी व्यवस्था लागू करी जा रही है जो हृदयहीन है, पराई है, दमनकारी है। उनके लिए वो सही नहीं है। तो इस तरह से लोगों की सोच थी वो बदल रही थी कि अंग्रेज अपने फ़ायदे की सोच रहे हैं, हमें ईसाई बनाना चाहते हैं, हमारे धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं, जो नई-नई लगान पद्धति लगा रहे हैं, ठीक है? हमारे जो राजा रजवाड़े थे उनको ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो हालात थे, तो इससे क्या था कि लोगों में अफ़वाहों पर जल्दी विश्वास कर लेते थे कि शायद हाँ, अंग्रेज ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक उन्होंने जो किया था, तो इस बात पर भी विश्वास कर रहे थे कि हाँ, ऐसा अंग्रेज कर सकते हैं। तो अगर हमारा 1857 के विद्रोह का जो आधार का अगर हम विस्तार से पता लगाएं, तो हमें नज़दीकी से इसका अध्ययन करना पड़ेगा और अवध के जो 1857 इस भव्य नाटक का केंद्र था। क्योंकि अवध एक ऐसा स्टेट था जहाँ पर नील और कपास की बहुत अच्छी खेती की जाती थी और जिसको पाने के लिए अंग्रेज अरसों से क्या था, लालायित थे। उसको बहाने ढूंढ रहे थे कि कैसे हम इसे अपने कंट्रोल में लें। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही।